हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द लर्निंग एसेंस। मेरा नाम है विनय और मैं आपका साइंस का फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। फोर्थ सेमेस्टर साइंस कंप्लीट करवा रही हूँ। इसमें साइंस में आपके 8 चैप्टर हैं, 7 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज आपका लास्ट चैप्टर है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, जिसके मैं एमसीक्यू चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद उसके लास्ट में एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने आए हैं, इसके बाद लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। तो सबसे पहले दिमाग में आता है सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार कहते हैं जब किसी इंसान को कोई चोट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए या वो बेहोश हो जाए, उसको सांप काट ले, कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो जाए, तो चिकित्सक के पास मतलब डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम उसको क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्राथमिक उपचार। जैसे कि मान लो किसी की हड्डी टूट गई तो उसको एक पट्टी से सहारा दे के बांध देते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये प्राथमिक उपचार हो गया। कोई अगर जल गया है तो जलने पे उसको क्या प्राथमिक उपचार करें, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या क्या कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ें ना फैलें। तो पूरे चैप्टर की पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर को क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से मैं समझाऊंगी और इसके बाद आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी छोड़ के नहीं आएंगे। इस अध्याय में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सुरक्षा का अधिकार एवं महत्व। दूसरा टॉपिक है घरेलू एवं विद्यालयी दुर्घटनाओं के कारण एवं बचाव। घर में कोई दुर्घटना हो जाए या विद्यालय में कोई दुर्घटना हो जाए तो वो किस कारण होते हैं, उसके बचाव क्या क्या है। प्राथमिक उपचार का अर्थ, उपदेश एवं सिद्धांत। प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसके सिद्धांत क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री, जो हम लोग स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स बनाते थे, उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। बर्नॉल होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्राथमिक चिकित्सा पेटी में होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार। अलग जो जो दुर्घटनाएं होती हैं, मान लो सांप ने काट लिया या कोई बेहोश हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का पैर टूट गया, वो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें क्या क्या प्राथमिक उपचार कर दें और उसके बाद फिर क्या करें, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, तो ये पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है सर्पदंश, सांप ने काट लिया। बिच्छू दंश, बिच्छू ने काट लिया। जल जाना, कटना, हड्डी टूटना और बेहोशी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे सीपीआर, सीपीआर विधि, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन विधि बोलते हैं। सीपीआर दे दिया इसको, तो सीपीआर क्या है, कैसे उसको मुंह से सांस देते हैं, कैसे उसके चेस्ट को प्रेस करते हैं, सीपीआर कैसे दिया जाता है। इस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बने हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आता है आपका चैप्टर। सबसे पहली हेडिंग है, सबसे पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट है सुरक्षा का अर्थ एवं महत्व। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के बारे में जाने कि सुरक्षा एक्चुअल में सुरक्षा है क्या चीज़। सुरक्षा का अर्थ है सेफ्टी का, ऐसी सावधानियां एवं उपाय अपनाना जिनसे व्यक्ति, समाज, पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि, चोट, खतरे से बचाया जा सके। सुरक्षा क्या है? ऐसी सावधानियां एवं उपाय अपनाना जिससे व्यक्ति को, समाज को या पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि, चोट या खतरे से बचाया जा सके। सुरक्षा एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए 1 नंबर क्वेश्चन में कि सुरक्षा कैसा दृष्टिकोण है, तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण है जो दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोकता है। मतलब कहते हैं कि अपनी भैया की सेफ्टी रखो, अपनी चीज़ों की सेफ्टी रखो ताकि चोट लगे ही ना। अगर गाड़ी लेके जा रहे हो तो हेलमेट पहले से ही लगा के जाओ, उस सेफ्टी के लिए। कोई भी ऐसी काम करो, आग अगर कहीं पे आग का कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो आग बुझाने वाले लोग हैं वो आसपास होने चाहिए, मतलब सेफ्टी की चीज़ें होनी चाहिए। अब आते हैं, सुरक्षा तो समझ में आ गया ना। सुरक्षा कैसा? सकारात्मक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? सकारात्मक।
और ऐसी सावधानियां या उपाय, ऐसे उपाय कर लो, ऐसी सावधानियां कर लो जिससे ना तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, ना समाज को, और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। डन। अगला पॉइंट है सुरक्षा के अंदर, सुरक्षा का ही पॉइंट है कि सुरक्षा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार कैसे होते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करना, घरेलू सुरक्षा, घर की सुरक्षा करना, विद्यालयी सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, है ना। सुरक्षा तो खुद की सुरक्षा कैसे? स्वयं को चोट, रोग या खतरे से बचाना। पहले अपने आप को बचा रहे हैं, मेरे खुद को चोट ना लगे, कोई बीमारी ना हो, हेल्दी खाना खाओ, पहले ही से सेफ्टी रखो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, खतरे से बचाना, ठीक है। फिर है घरेलू सुरक्षा, घर में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाओ। घर में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचाना, घर में आग ना लग जाए, तो इस टाइप से। विद्यालय सुरक्षा, विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा, भूकंप आ जाए या कुछ भी आ जाए तो ऐसे भूकंप अवरोधी मकान बनाओ, बिल्डिंग बनाओ स्कूल की या घर की, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको चोट ना लगे। बहुत सारी चीज़ें होती, कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ या ऐसी डेस्क ना बनाओ जिससे बच्चों को चोट लग जाए। सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन। सड़क सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, क्या सेफ्टी करते हैं? यातायात नियमों का पालन। ग्रीन लाइट है तो रुक जाओ, और रेड लाइट है तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट है तो चलो, अपने साइड पे चलो, दूसरे के साइड पे मत चलो, ओवरटेक मत करो। ये सब क्या है? ये सब सड़क सुरक्षा है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं हम लोग? प्रदूषण ना करो, प्राकृतिक खतरों से बचाओ। जब भूकंप है, भूस्खलन है, ये प्राकृतिक खतरे हैं, इससे अपने आप की सेफ्टी करो। तो ये क्या हो गई? पर्यावरण सुरक्षा हो गई। तो सुरक्षा के अगर प्रकार पूछ दिए जाएं तो व्यक्तिगत सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा, विद्यालयी सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। और सुरक्षा क्या कहते हैं? सुरक्षा इसके कहते हैं ऐसे उपाय करना जिससे व्यक्ति को, समाज को या पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना, उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा। सुरक्षा पढ़ लिया, सुरक्षा के प्रकार पढ़ लिया। अब आते हैं सुरक्षा का महत्व। सुरक्षा का क्या महत्व है? जीवन की रक्षा, सुरक्षा का मतलब जीवन की रक्षा। सुरक्षा उपाय अपनाकर बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। सुरक्षा का उपाय अपनाकर बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य संरक्षण, दुर्घटनाओं से होने वाली शारीरिक क्षति से बचाव करना। सुरक्षा का महत्व क्या है? जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य संरक्षण और आर्थिक बचत। पैसे की बचत कैसे होगी? अगर हम सेफ्टी, थोड़ी सी सेफ्टी कर लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा? आपका जीवन बच जाएगा, आपके शरीर की क्षति होने से बच जाएगा। उपचार पर होने वाले खर्च में कमी, अगर जब टूट फूट जाओगे तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा हॉस्पिटल में, तो आर्थिक बचत भी हो जाएगी। मानसिक शांति, सुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। आप मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी भी सुरक्षा अगर कर लेते हैं तो ये आपके क्या हो गए? सुरक्षा के महत्व। सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के महत्व, ये पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है आप घरेलू एवं विद्यालयी दुर्घटनाएं। तो घरेलू और विद्यालयी दुर्घटनाएं क्या क्या होती हैं, समझ लेते हैं। दुर्घटना मतलब क्या होता है? पर सबसे पहले दुर्घटना का अर्थ क्या होता है? घरेलू और विद्यालयी दुर्घटना से पहले ये जानना जरूरी है कि दुर्घटना होता क्या है। दुर्घटना एक अनायास अनपेक्षित घटना है, अनायास और अनपेक्षित घटना है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक हानि हो सकती है। दुर्घटनाएं अधिकतर लापरवाही, अज्ञानता, असावधानी के कारण होती हैं, ठीक है। एक ऐसी अनपेक्षित, मतलब कोई डिजायर थोड़ी करता है कि हो मेरे साथ दुर्घटना हो जाए, तो ये अनायास अनपेक्षित घटना है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक हानि हो सकती है। दुर्घटनाएं अधिकतर कैसे होती हैं? लापरवाही से, अज्ञानता से और असावधानी के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगला पॉइंट है घरेलू दुर्घटनाएं, डोमेस्टिक एक्सीडेंट क्या होते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे स्कूल के घटनाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले घरेलू डोमेस्टिक एक्सीडेंट क्या होते हैं? कारण और बचाव, घरेलू दुर्घटनाओं के कारण और बचाव। तो घर में क्या क्या दुर्घटना हो सकती है? आग लगना, ठीक है, जल जाना, विद्युत दुर्घटना, गिरना, जहर खाना और डूबना, ये घरेलू दुर्घटनाएं हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या है? आग कैसे लग सकती है? गैस लीक हो गई या माचिस की लापरवाही से माचिस जलाई और कहीं और आग छू गई। जल जाना, गर्म तेल से जल गए, पानी से जल गए, बिजली से जल गए, तो जल जाना, ये कारण है
विद्युत दुर्घटना के कारण क्या है? विद्युत दुर्घटना, टूटे तार, तार कहीं पे कट है उसको पकड़ लिया तो आपको क्या होगा, लाइट का झटका लग जाएगा। ये गीले हाथ पैर हैं और पकड़ लिया तो भी लाइट का झटका लग जाएगा। तो ये घर में तो ये होना पॉसिबल है ना कि विद्युत दुर्घटना घर में हो सकती है। गिर भी सकते हो आप, बेड से गिर जाओ, सीढ़ियों से गिर जाओ, फिसल जाओ, तो गिरना ये भी घरेलू दुर्घटना है। फिसलना, टूटी सीढ़ी और जहर खाना, दवाइयाँ या कोई रसायन ऐसे करके रखा है और किसी बच्चे ने धोखे से खा लिया तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी घरेलू दुर्घटना हो जाएगी। डूबना, तो अकेले स्नान या तालाब, तालाब में स्नान करने गए या कहीं कोई अपना बाथ टब में ना आ रहा है, कोई बच्चा है छोटा सा तो वो डूब गया, तो डूबना, जहर खाना, गिरना, विद्युत दुर्घटना, जल जाना, आग लगना, ये सब कैसी हैं, घरेलू दुर्घटनाएं हैं। और किन किन वजह से हो सकती हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो लिख लोगे। बचाव के उपाय, कैसे बचाव कर सकते हैं? गैस बंद रखें, माचिस बच्चों से दूर रखें। बच्चे पता चला माचिस से खेल रहे हैं, उन्होंने आग जलाई और कहीं पर्दे में लगा दी, कहीं कहीं लगा दी, बेडशीट जला दी, तो क्या करें, बच्चों से दूर रखें। और अगर सावधानी से खाना जो है सावधानी से पकाएं ताकि आप जले नहीं। और विद्युत उपकरण में क्या है, एसआई मार्क उपकरण का उपयोग करें, जिसमें ऐसे उपकरण उपयोग करें जो अच्छे और किफ़ायती और अच्छे और मजबूत हों। तो उसमें एसआई मार्क वाले उपकरण का ही यूज़ करें। गिरना कैसे, फर्श हमेशा सूखा रखें, कहीं पानी पड़ा है कुछ है तो उसको साफ कर दो उसको, नहीं तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई आएगा और उससे फिसल जाएगा। हमारे घर में मम्मियाँ कहती हैं ना कि ये फर्श में पानी पड़ा है, यहाँ पे पोछा लगा दो, वाइपर मार दो, ताकि उनको पता है कोई आएगा और गिर जाएगा। मजबूत रेलिंग, जो छत की रेलिंग होती है ना उसको मजबूत बनाना, ऐसे नहीं सो में कुछ भी बना दिया और मजबूत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर किसी ने वजन लगाया, टेक लगाया तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो रेलिंग को क्या करें, मजबूत बनवाएं। ताले में बंद रखें, दवाइयाँ हैं, कोई ऐसे केमिकल हैं जो कि नुकसानदायक हैं, खेत में डालने वाली दवाएं, बहुत सारे लोगों की घटनाएं आती कि पता चला खेत में जो दवा पड़ती है, आलू में, मक्का में, फसल में, उसको लेके गुस्से में खा लेते हैं बहुत से लोग। तो इनको सबको, जो चीज़ खतरनाक है, जहरीली है, उसको हमेशा किस में रखें, ताले में रखें। बच्चों की निगरानी करें, अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं तालाब में, पता चला आपने देख ही नहीं पाया और वो और बच्चों के साथ में मजे मजे में चले गए तालाब में नहाने, तो उन बच्चों बच्चों की क्या करें, निगरानी करें। इसके बाद आता है दुर्घटनाओं में, एक तो घरेलू दुर्घटना हो गई और है विद्यालयी दुर्घटना, स्कूल एक्सीडेंट। स्कूल में कैसे एक्सीडेंट होते हैं, खेल के मैदान में चोट लगना, बच्चे खेल रहे हैं और गिर गए, कुछ बॉल लग गई तो खेल के मैदान में चोट लगना। प्रयोगशाला में रासायनिक दुर्घटना, मेरे तो हो चुका है एक बार, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड था और रिएक्शन कर रहे थे तो मेरे पैर पे गिर गया था, तो काफ़ी ऐसे छाला टाइप पड़ गया था। तो प्रयोगशाला में रासायनिक दुर्घटनाएं पॉसिबल हो जाती हैं। तीसरा है भगदड़ एवं धक्का लगाना, बच्चे जब एकदम से छुट्टी होती है, एकदम से ब्रेक होता है तो वो भागते हैं और जब वो भागते हैं तो देख नहीं पाते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सीढ़ियों पर गिरना, जल्दी जल्दी उतरना, जल्दी जल्दी चढ़ना, तो वो क्या हो जाता है, सीढ़ियों से गिर जाते हैं। विद्यालय बस दुर्घटना, बस से भी कोई दुर्घटना हो गई, तो ये सब कैसी दुर्घटनाएं हैं, ये सब स्कूल में होने वाली, विद्यालय में होने वाली दुर्घटनाएं हैं। विद्यालय में सुरक्षा उपाय क्या क्या कर सकते हैं? प्रार्थना सभा में सुरक्षा नियमों की जानकारी देना, जब प्रार्थना होती है तब कैसे अपनी सेफ्टी रखनी है, इसकी क्या करना है, इसकी हर बच्चे को जानकारी देनी है। प्रयोगशाला में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, जब बच्चे कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो ऐसा एप्रन पहने, ऐसे कपड़े पहने कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई, आंखों पे चश्मा लगाएं, केमिकल रिएक्शन हुई तो उनके चेहरे पे, आंखों पे या उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। खेल मैदान में प्रशिक्षित क्रीड़ा शिक्षक की उपस्थिति, अगर कोई पीटी टीचर है तो उसकी उपस्थिति में ही बच्चे खेलें ताकि उनको क्या है, चोट ना लगे। विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा पेटी अनिवार्य है, मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए अपने
फर्स्ट, आपके स्कूल में बनवाया गया होगा फर्स्ट, अगर नहीं बनवाया गया है तो बनाते हैं बच्चे फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स आपके स्कूल में होना चाहिए कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको थोड़ा सा बच्चे को ट्रीटमेंट मिल जाए। लास्ट पॉइंट है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रबंध। जो ऐसे करके सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर टाइप होते हैं, तो वो सिलेंडर जगह जगह देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी लगे होते हैं, स्कूल में भी लगे होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्यूशर लगे होने चाहिए। और इन फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका थर्ड पॉइंट है प्राथमिक उपचार। बताया था ना प्राथमिक उपचार क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है। प्राथमिक उपचार का अर्थ, प्राथमिक उपचार वह तत्काल एवं अस्थायी सहायता है। प्राथमिक उपचार क्या है? वह तत्काल और अस्थायी, तत्काल मतलब तुरंत, और अस्थायी क्योंकि स्थायी सहायता नहीं है, तत्काल और अस्थायी सहायता है जो किसी घायल, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पहुंचने से पहले दी जाती है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पहुंचने के पहले दी जाती है। इसका उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, पीड़ा कम करना और स्थिति को और बिगड़ने से रोकना। कहीं भी मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी है, तो उसको तब तक के लिए डॉक्टर आएगा, पट्टी करेगा, उससे पहले आप उसको थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट एड में जो चीज़ें रखी हैं, पट्टी है, डिटॉल है, वो सब उसको कर दें, ताकि क्या हो, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि प्राथमिक उपचार वह तत्काल और अस्थायी सहायता है जो किसी घायल, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पहुंचने से पहले दी जाती है। इसका उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, पीड़ा कम करना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। अगला पॉइंट है, अब मैंने देखा कि प्राथमिक उपचार क्या है, अब है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, नंबर 1 जीवन की रक्षा करना, टू सेव लाइफ। दूसरा है पीड़ा और कष्ट को कम करना। अब तक मान लो डॉक्टर को आने में टाइम लग रहा है, तब तक वो दर्द से कराह रहा है, तो तब तक उसको कोई कुछ ना कुछ ऐसे पेन किलर दे दी या कुछ भी दे दिया, तो पीड़ा और कष्ट उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्थिति को बिगड़ने से रोकना, पढ़ा ही था अभी कि बहुत ज़्यादा चोट लग रही, ब्लीडिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उसको स्थिति को बिगड़ने से पहले क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो तब तक उसको CPR देते रहो जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, टू प्रोमोट अ रिकवरी। अगर जल्दी उसको उसी हिसाब की दवा मिल जाएगी तो रिकवरी क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। चिकित्सीय सहायता उपलब्ध होने तक रोगी को सुरक्षित रखना, जब तक चिकित्सीय सहायता मिले तब तक रोगी को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। ये तो उद्देश्य हो गए किसके? प्राथमिक उपचार के। अब है प्राथमिक उपचार के गुण, क्वालिटीज ऑफ द फर्स्ट एड। तो क्वालिटी क्या है? देखो, ये है गुण और ये है विवरण। जैसे कि शीतल एवं शांत, प्राथमिक उपचारकर्ता के गुण, जो भी उपचार कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट एड कर रहा है, उसको कैसा होना चाहिए? तो क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट एडर की शीतल हो और वो व्यक्ति कैसा हो? शांत हो। वरना पता चला किसी को चोट लगी और वो खुद भी डर गया है या सहम गया, तो वो शीतल और शांत होना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो उसका फर्स्ट एड दे रहा है वो उसका विश्वसनीय हो। सतर्कता होनी चाहिए उसके अंदर, संवेदनशीलता होनी चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए। डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके बनते हैं, लेकिन फिर भी उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो प्राथमिक उपचार करता है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो उसके अंदर शीतलता और शांत स्वभाव होना चाहिए। अगर शीतलता और शांत स्वभाव नहीं होगा तो वो क्या करेगा? घबराहट में गलत उपचार हो सकता है। मेडिसिन कुछ और देनी और वो दे कुछ और देगा। विश्वसनीयता, रोगी का विश्वास जीतना आवश्यक है। अदरवाइज आप उसको मेडिसिन दोगे या कुछ भी तो वो लेगा ही नहीं, मना कर देगा। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। सतर्कता, स्थिति का सही आकलन कि क्या स्थिति है, इसको इस टाइम पे क्या कैसे क्योर करना है, तो सतर्क होना चाहिए। संवेदनशीलता, रोगी के दर्द को समझे। ऐसा पता चला उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो करा रहा है, तुम कह रहे हो रुक जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं। तो उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, किसी के दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए।
अगला पॉइंट है प्रशिक्षण। प्राथमिक उपचार का ज्ञान अनिवार्य है, उसको फर्स्ट एड का जो ज्ञान है थोड़ा बहुत नॉलेज होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आता है अपना फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ क्या है, अभी क्या पढ़ा था, प्राथमिक उपचार पढ़ा था, प्राथमिक उपचार, इसके बाद प्राथमिक उपचार करता कैसा होता है ये पढ़ा था। अब आया है फोर्थ पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या महत्वपूर्ण सामग्री है जो होनी चाहिए। तो देखो क्या क्या है, वस्तु क्या क्या होनी चाहिए और उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, किस लिए, घाव को साफ करने के लिए। दूसरा पट्टी होनी चाहिए, बैंडेज, घाव बांधने के लिए। तीसरा एंटीसेप्टिक क्रीम या डिटॉल होना चाहिए, कहीं पे चोट लग जाए तो डिटॉल से साफ करते हैं ना, तो एंटीसेप्टिक क्रीम या डिटॉल होना चाहिए संक्रमण रोकने के लिए। फोर्थ है फर्स्ट एड बॉक्स में आपके क्या होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, कैंची किस लिए, पट्टी को काटने के लिए। सेफ्टी पिन होना चाहिए, सेफ्टी पिन पट्टी को बांधने के लिए। और इसके बाद है थर्मामीटर, तापमान नापने के लिए, किसी को फीवर है कितना है उसका फीवर नापने के लिए, फीवर किससे नापते हैं, थर्मामीटर से। और कोई पेन किलर होनी चाहिए, दर्द निवारक दवा होनी चाहिए दर्द कम करने के लिए। अगला है बर्नॉल, बर्नॉल लगाते हैं, बर्न हो जाता है, जहाँ पे बर्न मतलब जल जाता है, तो जलने पर लगाते हैं बर्नॉल, तो बर्नॉल होना चाहिए। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर से क्या करते हैं, घाव को साफ करते हैं, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे आयोडीन ऐसे ब्लू या ब्लैक कलर का होता है, उससे घाव को साफ करते हैं, तो आयोडीन टिंचर को से साफ करते हैं, तो ये होना चाहिए। ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज हाथ लटकाने के लिए, किसी का हाथ मान लो टूट गया तो गर्दन से बांध के और फिर ऐसे हाथ नहीं लटकाते हैं, देखा होगा, तो हाथ लटकाने के लिए। डिस्पोजल ग्लव्स होने चाहिए, संक्रमण से बचाने के लिए, डिस्पोजल वाले ग्लव्स देखा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब ग्लव्स पहन लेते हैं, ऑपरेट करने के बाद वो ग्लव्स को निकाल के फेंक देते हैं, तो वो डिस्पोजल ग्लव्स होने चाहिए। अगर आप उस ऐसे नॉर्मल हाथों से किसी की पट्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर जा सकते हैं, तो ग्लव्स पहन के उसको वो काम करो, पट्टी बांध दो, चोट साफ कर दो, इसके बाद उसको निकाल के ग्लव्स को फेंक दो, तो वो संक्रमण आपके अंदर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, रुई, पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम, कैंची, सेफ्टी पिन, थर्मामीटर, दर्द निवारक दवा, बर्नॉल, आयोडीन टिंचर, ट्रायंगुलर बैंडेज और डिस्पोजल ग्लव्स। और लास्ट है ओआरएस पाउच, निर्जलीकरण में अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है, निर्जलीकरण हो गया, पानी की कमी हो गई, तो ओआरएस का पाउच भी होना चाहिए। अब आते हैं विभिन्न दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार। अब ये अलग अलग दुर्घटनाएं आपको बताएंगे, जैसे कोई जल गया है, डूब गया है, उस बेहोश हो गया है, तो उसमें क्या क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हो। ज़्यादा नहीं करना उपचार, वो डॉक्टर ही करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ प्राथमिक उपचार करना है। तो नंबर 1 है, कोई मान लो दुर्घटना हो गई है जल जाने की, कोई जल गया है, तो ये आपको पूछा गया है, मतलब आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्राथमिक श्रेणी पे क्या करते हैं। प्रथम श्रेणी पे केवल ऊपरी त्वचा प्रभाव, जलने के प्रकार, मान लो कोई जल गया है तो जलने के कितने प्रकार, 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम श्रेणी में केवल ऊपरी सतह प्रभावित होती है और सतह कैसी हो जाती है, लालिमा, लाल हो जाती है और उसमें दर्द होता है, लाल लाल होता है, उसमें दर्द होता है। लेकिन द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में त्वचा की गहरी परत तक तो जल जाता है और क्या पड़ते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। अगर सिर्फ लालिमा है तो प्रथम श्रेणी का जला हुआ है, अगर फफोले पड़ गए हैं तो द्वितीय श्रेणी का जला हुआ है, और पूरी त्वचा नष्ट हो गई है, सफ़ेद या काला रंग पड़ गया है और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, तो वो किस श्रेणी का जला हुआ है, तृतीय श्रेणी का जला हुआ है। अब इस जलने पे क्या क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं वो देखते हैं। जलने पर प्राथमिक उपचार, सबसे पहले जले हुए भाग को 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं, किससे धोना है, ठंडे पानी से। उसके बाद उसमें बर्नॉल या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। फफोले ना फोड़ें, अगर आपके जल गए हैं और फफोला पड़ गया तो फफोले को फोड़ना नहीं है, अगर फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संक्रमण का खतरा हो जाएगा। जले हुए स्थान पर
मक्खन, तेल, टूथपेस्ट ये सब नहीं लगाना है। क्या लगाना है? ठंडे पानी से धोएं और उस पर क्रीम लगाएं। दूध, मक्खन, तेल और पेस्ट ना लगाएं। गंभीर जलने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो कहाँ जाएं? डॉक्टर के पास। और रोगी को ओआरएस या पानी पिलाएं। पानी पिला दो उसको या ओआरएस दे दो। ये प्राथमिक उपचार है कब? जब कोई व्यक्ति जल जाता है। अब अगली दुर्घटना क्या है और उसके प्राथमिक उपचार क्या होंगे? तो अगली दुर्घटना है कटना या घाव, कट एंड वाउंड। कट एंड वाउंड में प्राथमिक उपचार क्या है? कोई अगर कट गया है, घाव को साफ पानी से धोएं। जो जहाँ पे कट हुआ है उसको पहले साफ पानी से धोएं। डेटॉल आयोडीन से साफ करें। आयोडीन टिंचर से क्या करें? आयोडीन टिंचर पड़ा था, आयोडीन टिंचर होना चाहिए बॉक्स में, डेटॉल होना चाहिए, उससे घाव को साफ करते हैं। इसके बाद रुई और पट्टी से बांधे। घाव को किससे बांधते हैं? रुई और पट्टी से। यदि रक्त अधिक बह रहा हो तो घाव पर दबाव डालें, बहुत ज़्यादा टाइटली दबाव डालें। इसके बाद होता है टेटनस का इंजेक्शन लगाएं। टेटनस का इंजेक्शन लगाना, टेटनस को हिंदी में कहते हैं धनु स्तंभ। टेटनस का इंजेक्शन लगेगा अगर किसी के कट लग गया है। गहरे घाव में टाँके ज़रूरी होते हैं और ज़्यादा गहरा घाव है तो उसमें फिर क्या लगेंगे? टाँके लगेंगे। और वो फिर कौन लगाएगा? डॉक्टर लगाएंगे। तो ये हो गए आपके प्राथमिक उपचार। अब अगली दुर्घटना क्या है? अगली दुर्घटना है हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर हो गया है। तो अस्थि भंग, जैसे अभी पढ़ा था जलने के प्रकार, तो जलने के प्रकार में एक था प्राथमिक, एक था द्वितीय और एक था तृतीय। जलने में प्राथमिक में क्या था? लालिमा हो, लाल लाल हो और उसमें दर्द हो रहा। द्वितीय में क्या था? फफोले पड़ गए थे। और तृतीय में क्या था? पूरी मतलब स्किन जल गई थी, वो काली या सफ़ेद पड़ गई थी और उसमें दर्द नहीं हो रहा था। ठीक है, द्वितीय में क्या होते हैं? फफोले। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में आएगा इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा दिया। अब अस्थि भंग के प्रकार, फ्रैक्चर के प्रकार क्या होते हैं? सामान्य भंग, सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है? हड्डी टूटी लेकिन आपकी अंदर से हड्डी टूट गई लेकिन आपकी त्वचा जो है वो सुरक्षित है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ। जटिल भंग, ये तो है सामान्य भंग की हड्डी तो टूट गई लेकिन त्वचा को कुछ नहीं हुआ। जटिल भंग, कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी त्वचा के बाहर आ गई। हड्डी क्या हुई? त्वचा के बाहर आ गई। ये जटिल भंग है, फ्रैक्चर है। इसके बाद तनाव भंग, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बार बार तनाव से हड्डी का टूटना। हरी टहनी भंग, ग्रीन स्टिक, बच्चों में अधूरा टूटना। बच्चों में क्या होता है? अधूरा टूटना, ग्रीन स्टिक। तो हरी टहनी, हरी बच्चे क्या होते हैं? बच्चे हरे, ऐसे करके याद कर लो क्योंकि। तो हरी टहनी भंग क्या? बच्चों में अधूरा टूटना। तनाव भंग, बार बार तनाव से। और ये क्या है? सामान्य हड्डी टूटना लेकिन त्वचा सुरक्षित है। और ये इसमें क्या हो गया? जटिल, कंपाउंड फ्रैक्चर में हड्डी त्वचा से बाहर आ गई। अब हड्डी टूटने के लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा? टूटने, भाग को हिलाने में असमर्थता। जब हड्डी टूट जाएगी, मान लो हाथ है या पैर है, कहीं की हड्डी टूट जाए तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो पार्ट हम लोग, उंगली टूट गई तो उंगली को हिला नहीं पाएंगे, हाथ टूट गया तो हाथ को हिला नहीं पाएंगे। तो भाग को हिलाने में असमर्थता, असमर्थ हो जाएंगे। अत्यधिक दर्द और सूजन, जहाँ पे हड्डी, पैर, जो भी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और क्या हो जाएगी? सूजन आ जाएगी। असमान आकार, और आकार कैसा हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। हड्डी की आवाज़, क्रेपिटेशन, अगर आप वहाँ पे ऐसे उसको चलाएंगे तो किर 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 की आवाज़ आएगी, आपको पता लग जाएगा कि हड्डी टूट चुकी है। तो ये हड्डी टूटने के लक्षण थे। अब हड्डी टूटने के लक्षण में ये जो राइस विधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बार बार। तो हड्डी टूटने की प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार में राइस विधि याद कर लो। अब राइस विधि क्या है? सबसे पहले क्या करना है? रेस्ट, विश्राम। प्रभावित अंग को बिल्कुल ना हिलाएं, जो भी अंग टूटा है उसको बिल्कुल हिलाएं ना, उसको रेस्ट पे छोड़ दें, है ना। दूसरा आइस, सूजन कम करने के लिए, जहाँ पे भी टूटा है वहाँ पे सूजन आ जाएगी तो सूजन कम करने के लिए वहाँ पे क्या लगानी है? बर्फ लगानी है। और तीसरा है सी का मतलब है कंप्रेशन, दबाव, पट्टी से बांधे, जहाँ पे टूटा है उसको क्या करें? पट्टी से बांधे, दबाव। ई आएगा इलिवेशन, ऊपर उठाना, प्रभावित अंग को ऊपर उठाना। अगर पैर टूटा है, हाथ टूटा है तो उसको ऊपर उठा लो,
ये करना है। तो राइस विधि, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस बर्फ लगाना, सी मतलब कंप्रेशन दबाव, और ई मतलब एलिवेशन ऊपर उठाना, एलिवेशन। समझ गए, राइस विधि इंपॉर्टेंट है। राइस विधि कब काम आती है? हड्डी के फ्रैक्चर में। अगला है, ये पॉइंट है, स्प्लिंट लगाकर हड्डी को स्थिर करें। स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट देखो, जैसे ये हाथ टूटा है, ये ऐसे करके कुछ भी टूट गया है, तो यहाँ पे क्या किया, एक ऐसे करके लकड़ी लगा दी या कुछ भी लगा दिया, बीच में कुछ कपड़ा वपड़ा भर दिया है, ऐसे कपड़ा भर दिया, ये लकड़ी लगा दी, इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, तो ये लकड़ी स्केल कुछ भी लगा दिया, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्प्लिंट। स्प्लिंट, इसको स्प्लिंट बोलते हैं। ठीक है। रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाना, उसको क्या करें? तुरंत उसको अस्पताल ले जाएं। राइस विधि, और स्वयं हड्डी ठीक करने का प्रयास तो ना ही करें। अगली दुर्घटना, क्या है? बेहोशी। कोई अगर बेहोश हो जाए तो क्या, बेहोश हो जाए तो बेहोश होने की पहली बात तो कारण क्या है, किस कारण से वो बेहोश हो सकता है? रक्तचाप में अचानक कमी। अगर किसी का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो अचानक क्या हो जाए? कम हो जाए, तो वो बेहोश हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी की वजह से बेहोश हो जाएगा। रक्त की कमी, अगर रक्त की कमी है, एनीमिया है उसको, तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। मस्तिष्क आघात, ब्रेन स्ट्रोक, किसी के मस्तिष्क पे कोई आघात हो गया तो वो बेहोश हो जाएगा। और है गहरा आघात, झटका, शॉक लग गया, तो सबसे पहले होगा कि किसी का बीपी लो हो जाए, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या उसको रक्त की कमी हो, मस्तिष्क आघात और शॉक की वजह से वो बेहोश हो सकता है। अब कोई बेहोश हो गया है मान लो, तो उसको क्या क्या प्राथमिक उपचार हो सकते हैं? सबसे पहले अगर कोई बेहोश हो गया तो व्यक्ति को सीधा लिटाएं और पैर ऊपर उठाएं। सीधा लिटा दें और उसके पैर को क्या करें? ऊपर उठाएं। कपड़े ढीले करें और ताज़ी हवा दें। अगर कपड़े टाइट पहने तो उनको ढीला करें और उसको क्या करें? ताज़ी हवा दें। चेहरे पर ठंडे पानी से छींटे मारें। ये तो अक्सर ही देखा होगा आपने अपने आसपास, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसके चेहरे पे क्या करते हैं? पानी की छींटे मारते हैं। चेतना आने पर पानी या ORS पिलाएं। जब तक वो बेहोश है तब तक उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है, जब वो होश आ जाए तब उसको ORS या पानी पिलाएं। मुंह में कुछ ना डालें यदि व्यक्ति बेहोश है। अगर वो बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है। यदि चेतना ना आए तो तुरंत 108 नंबर पर कॉल करें, जो कि अब 108 नहीं, अब कितना हो गया? 112। एम्बुलेंस का नंबर कितना हो गया? 112। 112 नंबर पर कॉल करें और डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगली दुर्घटना है सर्पदंश, स्नैक बाइट। अगर किसी को सांप काट ले, सांप काटने से क्या होगा? महत्वपूर्ण जानकारी पहले तो ये देखते हैं। भारत में जहरीले सांपों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? भारत में कौन कौन से जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं? नंबर 1 नाग, कोबरा, इसके बाद है करैत, इसके बाद रसेल वाइपर, इसके बाद है 100 स्केल्ड वाइपर। जहरीले सांप के काटने पर दांत के 2 निशान दिखते हैं बॉडी पे, ऐसे और ऐसे 2 निशान दिखेंगे तो लगेगा किसी सांप ने काट लिया है। सर्पदंश में विष तंत्रिका तंत्र या रक्त को प्रभावित करता है। न्यूट्रॉक्सिन तंत्रिका तंत्र या फिर हीमोटॉक्सिन रक्त को, 2 चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्पदंश अगर सर्प ने काटा है तो किसको प्रभावित करेगा? अलग अलग इसके जो जहर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ जहर होता है जो दिमाग पे असर डालता है, कुछ जहर होता है जो हार्ट पे असर डालता है, कुछ जहर होता है जो ब्लड को ऐसा ब्लॉक कर देता है। तो न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन टाइप का। ठीक है। अब सर्पदंश में प्राथमिक उपचार क्या क्या हो सकता है? तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहला है कि घबराएं नहीं। आपको क्या करना है? आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इमरान खान की तरह उनका डायलॉग है ना कोरोना टाइम में, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो आपको सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। घबराहट से हृदय तेज धड़कता है और विष फैलता है। जितनी जल्दी जल्दी आपका हार्ट फ्लो करेगा, तेज तेज घबराएंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो सांप ने जहाँ काटा होगा उसका जहर पूरी बॉडी में मतलब फैलने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। काटे गए स्थान को साबुन पानी से धोएं। जहाँ पे
काटा है उसको पानी से या साबुन से क्या करें, धोएं। प्रभावित अंग को हिलाएं नहीं, स्थिर रखें। हाथ में काट लिया तो हाथ को हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है। अगर हिलाओगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर ब्लड जहर जल्दी फैलेगा, तो उसको हिलाना नहीं है। कटे स्थान के ऊपर ढीली पट्टी बांधे, टाइट ना बांधे। टूर्निकेट मत लगाएं। टूर्निकेट एक पट्टी होती है वो ज़्यादा टाइट होती है, तो वो टूर्निकेट नहीं बांधनी। इसलिए नहीं बांधते हैं कि कहीं पे मान लीजिए ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ यहाँ पे, ये उंगली है, यहाँ पे काट लिया सांप ने और आपने इस यहाँ पे टूर्निकेट या कोई पट्टी बांध दी और डॉक्टर के पास लेके गए। जैसे ये पट्टी खुलेगी यहाँ का ब्लड एकदम प्रेशर से भगेगा इस तरफ, और जैसे ये प्रेशर से भगेगा तो वो एकदम झटके से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो ये क्या लेगा, इधर जाने के लिए झटका। इसलिए ज़्यादा टाइट पट्टी नहीं बांधनी है। फिर है, विष को मुंह से चूसने का प्रयास ना करें। कि पता चला नहीं हम तो बहुत सुपरमैन हैं, हम तो मुंह से एकदम चूस लेंगे, तो मुंह से चूसने का प्रयास ना करें। क्योंकि आप मुंह से चूस लेंगे और आपके पेट में या छोटी आंत में कहीं पे भी छोटा सा भी कट हुआ ना, तो बात तो वही हो गई ना, इधर से जहर गया या अंदर से आपने जहर ले लिया, तो चूसने का प्रयास ना करें। घाव पर चीरा ना लगाएं, जहाँ पे घाव है वहाँ पर चीरा ना लगाएं, उससे कुछ नहीं होगा। और दूसरा क्या है, अति शीघ्र एंटी स्नैक वीनम के लिए अस्पताल पहुंचे। जिस सांप ने काटा है उसका एंटी स्नैक वीनम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ये तो था सांप के काटने पे। सांप के काटने पे क्या क्या करना है, घबराना नहीं है। जो भी घाव है उसको साबुन से या पानी से धुल सकते हैं, हल्की पट्टी बांधे। और जो हाथ है, जहाँ पे हाथ है, पैर है, जहाँ पे भी काटा है उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। अब आता है बिच्छू दंश। बिच्छू के काटने पे क्या करना है, तो दंश स्थान को पानी से धोएं। उसको क्या करना है, पानी से धोना है। बर्फ की थैली से दर्द कम करें। अगर वहाँ पे बर्फ की थैली लगाएंगे तो उससे दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दर्द निवारक दवा लें। बिच्छू के काटने से जो दवा आती हो दर्द निवारक, वो दवा लें। शीघ्र चिकित्सक के पास ले जाएं। और किसके पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। अगली दुर्घटना है, बेहोश हो गए, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सांप का काटा वो पढ़ लिया। अभी जलना पढ़ लिया कि कोई अगर जल जाए तो क्या करना है। अब आते हैं किसी की हड्डी टूट जाए तब क्या करते हैं, वो भी पढ़ लिया। अब आते हैं डूबना। अगर कोई डूब जाए तो क्या करेंगे। व्यक्ति को तुरंत पानी से बाहर निकालें। पानी से बाहर निकालना है, खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है। अगर आपको वीडियो नहीं बनाने हैं वहाँ पे जाके कि हाँ डूब रहा है वीडियो बना देते हैं, वीडियो नहीं बनाना है। अगर कोई पानी में डूब रहा है, आपको बचा तैरना आता है, तो सबसे पहले उसको क्या करें, बाहर निकालें। सिर नीचे करके शरीर से पानी निकालें। उसका सिर नीचे करें और शरीर से क्या करना, पानी निकालना है। सांस ना हो तो सीपीआर प्रारंभ करें। सीपीआर पढ़ा था, सीपीआर प्रारंभ करें। ठंडे कपड़े हटाकर गर्म कपड़े पहनाएं। उसको ठंडे कपड़े हटाकर गर्म कपड़े पहनाएं। चेतना आने पर गर्म पे दें। सब कुछ गर्म करना है। कोई डूब गया है तो गर्म कपड़े पहनाने हैं और पानी क्या है, गर्म पानी उसको देना है और सीपीआर देना है। अगला किसी को लू लग जाए, अगर हीट स्ट्रोक हो जाए, तो लू लगने के सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं। लू लगने का लक्षण है, अगर किसी को बुखार 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, त्वचा उसकी गर्म और लाल है, तो कंफर्म है कि उसको क्या लग गई है, लू लग गई है। अत्यधिक पसीना आएगा और पसीना क्या होगा, बंद नहीं होगा। सिर दर्द होगा, चक्कर होंगे, बेहोशी होगी। तो ये चीज़ें अगर ये लक्षण है तो कंफर्म है कि उसको क्या होगा, हीट स्ट्रोक हो गया है या लू लग गई है। अब लू लगने के प्राथमिक उपचार क्या क्या हैं। लू लगने का प्राथमिक उपचार है, छायादार स्थान पर ले जाएं, ठंडे पानी से शरीर पोंछें, ओआरएस या ठंडा पानी पिलाएं, पंखे एसी में रखें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अब आता है आपका सीपीआर, जो बताया था ना, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, सीपीआर। तो सीपीआर ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी
रिसस्टेशन क्या होता है? एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। कैसी है? आपातकालीन, जो तब की जाती है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाए या वह सांस लेना बंद कर दे। सांस लेना बंद कर दे या दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या देते हैं? सीपीआर देते हैं। सीपीआर से मस्तिष्क एवं हृदय को ऑक्सीजन मिलती रहती है। सीपीआर से ऑक्सीजन मिलती रहती है। सीपीआर कब देते हैं? जैसे किसी को हृदयघात, कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक हो जाए तो अब देते हैं। डूबने पर सीपीआर देते हैं। अगर कोई डूब जाए, बिजली का करंट लग जाए तो सीपीआर देते हैं। गंभीर चोट लग जाए तो क्या देते हैं? सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। अब है सीपीआर की विधि। सीपीआर की विधि क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सीपीआर CAB क्रम। जैसे उसमें था राइस, हड्डी टूटने पे क्या था? राइस विधि। ऐसे इसमें क्या है? CAB। C है सर्कुलेशन, A है एयरवे वायुमार्ग और B है ब्रीथिंग। तो सर्कुलेशन में क्या करते हैं? 30 बार छाती दबाएं। छाती कितनी बार दबाएं? 30 बार। गहराई कितनी होनी चाहिए दबाने की? 5 से 6 सेंटीमीटर। जब उसकी छाती को दबा रहे हैं, चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तो कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर। और गति कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 पर मिनट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 30 बार छाती दबानी है, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई है, गति है 100 से 120। ठीक है, इसके बाद है ए मतलब है सिर पीछे झुकाएं। सिर को क्या करें? पीछे झुका दें, ठोड़ी ऊपर उठाएं और वायु मार्ग खुला करें। वायु मार्ग क्या करना है? उसका खुला करना है। सिर ऊपर उठाएं और ठोड़ी, सिर पीछे करें और ठोड़ी ऊपर उठाएं। 2 बार मुंह से सांस दें। छाती कितनी बार दबाना है? 30 बार छाती दबाएं और 2 बार क्या करें? 2 बार उसको मुंह से सांस दें। रेस्क्यू ब्रीदिंग, प्रत्येक सांस 1 सेकंड में देनी है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीपीआर विधि। सीपीआर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 3:2। 30 टाइम चेस्ट कंप्रेस करना है और 2 बार उसको क्या करनी है? ब्रीथ देनी, सांस देनी है। HEAD ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर उपलब्ध हो तो उपयोग करें। तो ये है HED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर। तो ये क्या है? ये एक तरीके का पोर्टेबल जीवन रक्षक उपकरण है। एक उपकरण है और उससे क्या होता है? अचानक अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए ये उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देकर व्यक्ति को सामान्य स्थिति में वापस लाते हैं। उसी को बोलते हैं HAED। चिकित्सक आने तक सीपीआर जारी रखें। 30 बार चेस्ट को प्रेस करना है और 2 बार मुंह से सांस देनी है। प्रशिक्षित व्यक्ति ही सीपीआर दे। जिसको सीपीआर देना आता है वही प्रशिक्षित व्यक्ति ही सीपीआर दे। अगला है शॉक लगना, आघात लगना। शॉक की परिभाषा क्या है? शॉक वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त रक्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यह एक जीवन घातक स्थिति है। जो महत्वपूर्ण अंग है उनको क्या नहीं मिल पा रहा है? ना वहाँ पर रक्त पहुँच पा रहा है, ना ऑक्सीजन पहुँच पा रही है, तो उसको बोलते हैं शॉक, आघात। शॉक के लक्षण क्या होंगे? सबसे पहले लक्षण होगा उसका शॉक के लक्षण। सबसे पहले लक्षण होगा त्वचा पीली और ठंडी चिपचिपी हो जाती है। दूसरा, तेज और कमजोर नाड़ी कैसी रहेगी? तेज और कमजोर। उथली और तेज सांस उथली और तेज होगी। प्यास लगेगी और चक्कर और बेहोशी, चक्कर आएंगे और इंसान क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ये शॉक के लक्षण थे। अगर किसी को शॉक लग गया है तो उसके उपचार को क्या करेंगे? सबसे पहले रोगी को लिटाकर पैर ऊपर करेंगे। अगर वो बेहोश हो जा रहा है या शॉक लग जा रहा है, एक ही चीज़ है, तो उसके पैर को ऊपर करेंगे, ढीले कपड़े करेंगे और उसके हाथों को, नहीं कहते शॉक लग गया कोई एकदम बेहोश हो जाता है तो हम लोग उसके हथेली को रब करते हैं, उसके पैर को रब करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? अपनी गर्मी उसको दे रहे हैं, उसको गर्म करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? रक्त बह रहा हो तो रोकेंगे। अगर रक्त बह रहा, शॉक लगा, इंसान बेहोश हो गया, गिर गया, हो सकता है उसकी ब्लीडिंग भी होने लगी हो, तो रक्त बह रहा है तो उसे रोकेंगे। यदि बेहोश है, यदि होश में है तो उसको पानी पिलाएं और बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है। और तुरंत क्या करें? तुरंत
एम्बुलेंस को बुलाएं। अब ये चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश हो गया है। अब आपके पिछले 8 ईयर में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस बने हैं PYQ, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, उसमें पिछले 8 ईयर में जो भी MCQ क्वेश्चन बने हैं लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय, उनको सॉल्व करते हैं, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य, तो आपने पढ़ा था प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य, बताया था कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले सहायता देना, चिकित्सक के पहुंचने से पहले तत्कालिक सहायता देना ही क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। ये फर्स्ट एड, तत्कालिक सहायता, फर्स्ट एड दे दिया, क्या कर दिया? फर्स्ट एड दे दिया, मतलब तत्कालिक सहायता दे दी, अब इसको जाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। ऐसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट एड दे दिया, अब जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? जलने पर ठंडे पानी से धोना चाहिए। ना वहाँ तेल लगाना है, ना वहाँ टूथपेस्ट लगाना है, ना वहाँ मक्खन लगाना है, ठंडे पानी से धोना है। कब तक धोना है? 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी से धो। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश में क्या नहीं करना चाहिए? अगर सांप काट ले तो क्या नहीं करना? टूर्निकेट लगाना नहीं चाहिए। टूर्निकेट क्या है? एक पट्टी टाइप होती है, टाइट बैंडेज। टूर्निकेट हानिकारक है, क्योंकि जब बांध दोगे तो ब्लड क्या होगा? जहाँ सांप ने काट लिया वहाँ पे बहुत मजबूत पट्टी बांध दी, और जैसे ही उस पट्टी को वहाँ डॉक्टर के यहाँ पहुँचोगे, जैसे ही उसको खोलोगे, एकदम इतना झटके से ब्लड भागेगा, तो जो जहर अभी तक रुका था वो पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाएगा। अगला है CPR। CPR में चेस्ट कंप्रेशन की गहराई कितनी होती है? पता था गहराई? तो गहराई होती 5 से 6 सेंटीमीटर। CPR जब देते हैं तो गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस का, हड्डी टूटने पर राइस विधि में R क्या है? राइस विधि होता है RI मतलब आइस, C मतलब कंप्रेशन, R, तो इसमें R क्या है? R है रेस्ट। राइस विधि में R है रेस्ट। ये देखो लिखा है, ये राइस, R रेस्ट है, I आइस है, C है कंप्रेशन और E है एलिवेशन। तो रेस्ट विधि होती है। अगर किसी को किसी के अगर हड्डी टूट गई तो सबसे पहले जो हड्डी टूटी है उसको क्या करेंगे? उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, फिर जहाँ पे सूजन आई है वहाँ बर्फ लगाएंगे। कंप्रेशन, उसको क्या करेंगे? बांधेंगे। और एलिवेशन, उसको ऊपर उठाए रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में जलने के लिए कौन सी दवा रखी जाती है? फर्स्ट एड में बोला था बर्न मतलब जलना, तो बर्नॉल। बर्नॉल बर्न के लिए, बर्नॉल बर्न के लिए। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में जलने के लिए कौन सी दवा रखी जाती है? बर्नॉल। अगला पॉइंट है, CPR में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीदिंग का अनुपात कितना होता है? तो 30:2। कंप्रेस कितने बार करेंगे? 30 बार। और मुंह से सांस कितनी बार देंगे? 2 बार। 30 बार कंप्रेस और 2 बार ब्रीथ, तो 30:2। हीट स्ट्रोक, लू में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 104 फ़ारेनहाइट अगर तापमान है बॉडी का तो समझ लो उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, उसको लू लग गई है। जलने के लिए किस प्रकार में फफोले पड़ते हैं? जलने की श्रेणियां कितनी थी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में लालिमा आती थी और दर्द होता था। द्वितीय श्रेणी में क्या होता था? फफोले पड़ते थे। और तृतीय श्रेणी में तो दर्द नहीं होता था, त्वचा या तो सफ़ेद हो जाती थी या काली पड़ जाती थी। तो जलने के किस प्रकार में फफोले पड़ते हैं? तो द्वितीय प्रकार में। बेहोश व्यक्ति के मुंह में क्या नहीं डालना चाहिए? कुछ भी ना डालो। अगर वो बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ ना डालो। होश में है तो उसको ORS या पानी पिला सकते हो, लेकिन अगर बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपके आए हुए क्वेश्चन है, PYQ 2019, 2021, 2023, ऐसे 2018, 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले पढ़ा था, प्राथमिक उपचार वह तत्कालिक सहायता है जो किसी दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता मिलने से पहले दी जाती है। इसका उद्देश्य जीवन की रक्षा, पीड़ा में कमी और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। जीवन की रक्षा, पीड़ा में कमी और स्थिति को बिगड़ने से रोकना, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार।
अगला क्वेश्चन है 2018-2022 में पूछा जा चुका है। सर्पदंश में प्राथमिक उपचार के 2 मुख्य उपाय बताइए। तो सर्पदंश में सबसे पहले जहाँ पे काटा है उसको साफ पानी से या साबुन से धुलेंगे। व्यक्ति को सबसे पहले घबराना नहीं है, और जो अंग प्रभावित है जहाँ पे काटा है उसको क्या रखना है, स्थिर रखना है, और तुरंत एंटी स्नैक बीनम अस्पताल के लिए जाएं और एंटी स्नैक बीनम लगवा ले जाके, तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। सीपीआर का पूरा नाम क्या है और यह कब दिया जाता है? सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। ये तब दिया जाता है जब व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद हो जाए या वह सांस लेना बंद कर दे। सीपीआर हृदयघात, डूबने, करंट लगने ऐसी स्थिति में क्या दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है। और सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। पर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2021 में पूछा गया था। राइस विधि हड्डी टूटने, मोच आने पर अपनाई जाने वाली विधि है। अगर किसी के मोच आ गई है, हड्डी टूट गई, तो राइस विधि अपनाएंगे। सबसे पहले रेस्ट, जो भी पार्ट टूटा है उसको क्या करना है, आराम देना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। अगर सूज गया है तो बर्फ लगानी है ताकि सूजन कम हो जाए, उस पर पट्टी बांधनी है और उसको ऊपर उठाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है, रुई होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें पट्टी होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जैसे कि डिटॉल है, आयोडीन टिंचर है, कैंची होती है, थर्मामीटर होता है, बर्नॉल, आयोडीन, दस्ताने, ओआरएस, सेफ्टी पिन, दर्द निवारक दवा, कोई भी पेन किलर, ये सारी चीजें होती है किसमें, फर्स्ट एड बॉक्स में। फर्स्ट एड बॉक्स, जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एड बॉक्स भी बना देते हैं। ये बन गया बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ पे बना दिया प्लस का साइन। अगला क्वेश्चन है, जलने के 3 प्रकार बताइए। जलने के 3 प्रकार 2020 में पूछा गया था। प्रथम श्रेणी का जलना, ऊपर की त्वचा जल गई, लालिमा पड़ गई, दर्द हो रहा है। दूसरा जलना, फफोले पड़ गए, गहरी परत जल गई है, फफोले पड़ गए। और तीसरा मतलब पूरी त्वचा नष्ट हो गई है, सफ़ेद या काली पड़ गई है, अब उसमें दर्द नहीं हो रहा है। बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो बेहोश हो गया तो उसके मुंह में पानी के छींटे डालने होते हैं, उसके कपड़ों को ढीला कर दो, ठीक है, उसके मुंह में कुछ भी मत डालो। बेहोश व्यक्ति को सीधा पहले लिटा लो, उसके पैरों को ऊपर कर दो, कपड़े ढीले करें, चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारें, मुंह में कुछ ना डालें। चेतना ना आने पर 108 नहीं 112 नंबर पर कॉल करें। ये हो गया बेहोश व्यक्ति का प्राथमिक उपचार। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसका प्राथमिक उपचार ऐसे ही करते हैं। अब ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य सिद्धांत लिखिए। इनको देख लो, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं है। सीपीआर की विधि की विस्तार से समझाइए। सीपीआर विधि को विस्तार से समझाइए। घरेलू दुर्घटनाओं के कारण एवं बचाव के उत्तर लिखिए। घरेलू दुर्घटनाएं के किस कारण होती हैं और उसके क्या बचाव होते हैं। विद्यालय में सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे सेफ्टी की जा सकती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा सकते हैं, हाँ सही है, ठीक है। अब दे उत्तर ये कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो और अपने डीएलएड दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगला वीडियो अब नहीं आएगा इसका, क्योंकि ये सारा कुछ आपका चैप्टर साइंस खत्म हो गया है। यहाँ से साइंस आपकी फिनिश हो गई है। अगर आपको कुछ पढ़ना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अब इसके बाद मैं सोशल साइंस स्टार्ट कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की स्टार्ट करूँगी। बाकी आपको कौन सा क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसमें आप नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं 90% प्लस लाऊंगा। साइंस मैंने पूरे 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे, आप पढ़ाए हैं, आपको इसमें 90+ नंबर लाने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।